हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग हेरिडिटी से रिलेटेड जितना भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 143 का पहला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड अ ट्रेट बी exist in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? क्वेश्चन बोल रहा है एक पॉपुलेशन के 10% मेंबर में ट्रेट ए पाया जाता है और 60% मेंबर में ट्रेट बी पाया जाता है, तो कौन सा ट्रेट पहले आया होगा? मैं इस चैप्टर के सेकेंड वीडियो में ही समझा चुकी हूं कि जो ट्रेट पहले इवॉल्व होता है वो पॉपुलेशन में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ट्रेट्स प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता जाता है विद मिनिमम वेरिएशन। सो द आंसर इज द ट्रेट्स प्रेजेंट इन द प्रीवियस जनरेशन आर कैरिड ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन विद मिनिमम वेरिएशन। मतलब जो ट्रेट पहले से ही प्रीवियस जनरेशन में प्रेजेंट है वही ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में जाता है विद मिनिमम वेरिएशन। चूंकि ट्रेट बी पॉपुलेशन में ज्यादा है, इसका मतलब ट्रेट बी ही पहले अराइज हुआ है। अगर इस चीज को डिटेल में समझना है तो इस चैप्टर का सेकंड वीडियो देख लेना आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? किस तरह से स्पीशीज के अंदर वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल को प्रमोट करता है? इस चीज को तो हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से ही समझते हुए आ रहे हैं। उस चैप्टर में हम लोग इसको बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से समझे थे और इसका आंसर होगा सम इंडिविजुअल्स विद फेवरेबल वेरिएशन रिमेन अलाइव इन ड्रास्टिक एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ इंडिविजुअल्स जिसके अंदर फेवरेबल वेरिएशन होता है वो ड्रास्टिक एनवायरमेंटल कंडीशन में मरता नहीं, वो अपने आप को जिंदा रख लेता है। दे ऑल्सो पास दीज वेरिएशन टू देयर प्रोजेनीज, और वो इन वेरिएशंस को अपने बच्चों में भी पास कर देता है। दस वेरिएशन ब्रिंग्स एडेप्टेशन इन इंडिविजुअल्स दैट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इसकी वजह से इंडिविजुअल में एडेप्टेशन होता है, मतलब इंडिविजुअल बदलते हुए एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर पाता है और ये एडेप्टेशन स्पीशीज के सर्वाइवल में हेल्प करता है। मतलब वेरिएशन की वजह से एडेप्टेशन होता है और एडेप्टेशन की वजह से स्पीशीज का सर्वाइवल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव? मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलता है कि ट्रेट या तो डोमिनेंट होता है या फिर रिसेसिव होता है? विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल साहब ने हमें यह बताया कि ट्रेट या तो डोमिनेंट होता है या फिर रिसेसिव होता है। ड्यूरिंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल साहब ने दो पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराया। एक प्योर टॉल था और दूसरा प्योर डॉफ था। इनके क्रॉस से जो F1 जनरेशन पैदा हुआ वो सारा का सारा प्लांट टॉल था, और जब इस प्लांट में सेल्फिंग कराया गया तो F2 जनरेशन का 75% प्लांट टॉल पैदा हुआ और 25% प्लांट शॉर्ट पैदा हुआ। टॉल प्लांट का सब बच्चा टॉल होना चाहिए था ना, ये शॉर्ट बच्चा कहां से आ गया? मतलब F1 प्लांट्स टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस दोनों ट्रेट को इनहेरिट किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस को ही एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसका मतलब टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट है एंड ड्वार्फनेस रिसेसिव ट्रेट है। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि ट्रेट या तो डोमिनेंट होता है या फिर रिसेसिव होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 147। आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 कहां गया? अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया है, वही है पेज नंबर 147 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट ये कैसे बताता है कि ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है। देखो, ये चीज हम लोगों को मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस से पता चलता है। याद करो, हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल,
पहला हो गया शेप ऑफ द सीड और दूसरा हो गया कलर ऑफ द सीड। मेंडल साहब ने एक पी प्लांट को जिसका सीड राउंड एंड येलो था उसको क्रॉस करा दिया एक ऐसे पी प्लांट के साथ जिसका सीड रिंकल एंड ग्रीन था। इस क्रॉस की वजह से F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट पैदा हुए सभी राउंड एंड येलो सीड वाले हुए, लेकिन F2 जनरेशन में दो नया कॉम्बिनेशन निकल करके आया। पहला राउंड एंड ग्रीन सीड वाला प्लांट और दूसरा रिंकल्ड एंड येलो सीड वाला प्लांट। F2 जनरेशन में 4 तरह का प्लांट पैदा होता है। कुछ प्लांट अपने एक पेरेंट के जैसा है, मतलब उसका सीड राउंड एंड येलो है, और कुछ प्लांट अपने दूसरे पेरेंट के जैसा है, दैट मीन्स उसका सीड रिंकल एंड ग्रीन है। लेकिन कुछ प्लांट अपने पेरेंट्स के जैसा है ही नहीं, जैसे कुछ प्लांट का सीड राउंड एंड ग्रीन है तो कुछ प्लांट का सीड रिंकल एंड येलो है। डायहाइब्रिड क्रॉस के इन न्यू कॉम्बिनेशन की वजह से ही हमें पता चलता है कि ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है। देखो, अगर क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का आता है तो सिर्फ इतना लिखने से हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का आता है तो आप लोगों को इसके साथ में वो चार्ट भी बनाना है, वो फ्लो चार्ट भी बनाना है जो हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस में बनाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O। एक आदमी जिसका ब्लड ग्रुप A है एक ऐसी औरत से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप O है। उन दोनों की एक बेटी है जिसका ब्लड ग्रुप O है। Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant? Why or why not? क्या इतना इंफॉर्मेशन काफी है ये बताने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है? अगर काफी है तो क्यों काफी है, और अगर काफी नहीं है तो क्यों नहीं है? एंड द आंसर इज नो, द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक ही प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया है, हम लोगों को दूसरा सभी प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ी ना पता है। हो सकता है दूसरा प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप ए होता, और हम लोगों को पेरेंट्स के फिनोटाइप के बारे में पता है, पेरेंट्स के जीनोटाइप के बारे में तो पता ही नहीं है। तो हम लोग कैसे बताएं कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग में कैसे पता चलता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो बेटा होगा या बेटी? सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, उसमें से सिर्फ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। दैट मीन्स सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से ही इंसान या तो लड़का होता है या फिर लड़की होती है। लड़की में वो पेयर XX होता है और लड़का में वो पेयर XY होता है। इसकी वजह से फीमेल गैमेट एक तरह का होता है, दैट मीन्स फीमेल के सभी एग में सिर्फ X क्रोमोसोम ही पाया जाता है। वहीं मेल गैमेट दैट इज स्पर्म 2 तरह का होता है, कुछ स्पर्म में X क्रोमोसोम पाया जाता है तो कुछ स्पर्म में Y क्रोमोसोम पाया जाता है। और बच्चे का सेक्स क्या होगा वो फर्टिलाइजेशन के समय तय होता है, मतलब बच्चा लड़का होगा या लड़की ये फर्टिलाइजेशन के समय ही तय होता है। अगर फर्टिलाइजेशन के समय X क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो लड़की होती है, और अगर फर्टिलाइजेशन के समय Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो लड़का होता है। मतलब मेल गैमेट स्पर्म डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। देखो, ये है मम्मी, ये है पापा, मम्मी के पास XX है, पापा के पास XY है, मतलब मम्मी में जितना भी एग बनेगा वो सभी एग में X क्रोमोसोम ही होगा, और पापा में 2 तरह का गैमेट बनेगा, मतलब 2 तरह का स्पर्म बनेगा, एक X क्रोमोसोम वाला स्पर्म और दूसरा Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म। जब एग के साथ X क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करता है तो फीमेल चाइल्ड होती है, और जब एग के साथ Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करता है तो मेल चाइल्ड होता है। दैट मीन्स चाइल्ड लड़का होगा या लड़की, ये मेल गैमेट फादर की गैमेट स्पर्म पे डिपेंड करता है। इस चैप्टर में हेरिडिटी से रिलेटेड इतना ही इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।